बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप तमाम स्टूडेंट्स को इस लेक्चर में मोस्ट वेलकम। तो बच्चों, आज के लेक्चर के लिए टॉपिक है चैप्टर नंबर 7। इसका टॉपिक होगा फेज। फेज का मतलब क्या है, इसकी डेफिनेशन और इसके लिए कुछ मैथमेटिकल रिलेशन, ये आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले अगर फेज को डिफाइन करें तो फेज सिंपली एंगल का नाम है, लेकिन इस एंगल की दो प्रॉपर्टीज हैं जो अभी हम यहां पर डिस्कस करने जा रहे हैं। द एंगल थीटा दैट इज इक्वल टू ओमेगा टी विच स्पेसिफाइज डिस्प्लेसमेंट एज वेल एज डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द पॉइंट executing simple harmonic motion is called phase। मैं इसको और जरा आसान करके एक्सप्लेन कर देता हूं। फेज बेसिकली एक एंगल है और इस एंगल का फंक्शन ये है कि जब कोई बॉडी सिंपल हार्मोनिक मोशन में होती है तो ये एंगल ही से हम उसकी डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू मेंशन करते हैं और उसकी डायरेक्शन ऑफ मोशन किस तरफ है, मीन पोजीशन से डायरेक्शन ऑफ मोशन की डायरेक्शन क्या है, ये दो चीजें मेंशन की जाती हैं इस एंगल के साथ, जिसको हम कहते हैं फेज। अब सबसे पहले देखिए कि इस फिगर में, हाँ जी, ये मैंने फोकस किया फिगर को। एक पार्टिकल P है जो कि सर्कल में मूव करता है, ये इसकी सर्कुलर मोशन, और इस पार्टिकल या पॉइंट P का वो कंपोनेंट जो इस डायमीटर के लॉन्ग मूव करेगा वो होगी उसकी सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो ठीक हो गया जी। पार्टिकल अगर सर्कल में मूव करे तो उसका कंपोनेंट दैट इज अलोंग द डायमीटर विल बी इन सिंपल हार्मोनिक मोशन। अब देखिए कि यहां पर अगर पॉइंट P जो है वो इस रेफरेंस लाइन के ऊपर आता है, O1 इज द रेफरेंस लाइन, तो फिर इसका एंगल जो बनेगा रेफरेंस लाइन के साथ वो एंगल 0 डिग्री होगा। तो हम ये कह देंगे इसका फेज 0 है। अब जब इसने 0 से 90 डिग्री तक एंगल इंक्रीज होना है तो फिर इसका ये जो पॉइंट P का वो कंपोनेंट जो डायमीटर के लॉन्ग होगा ये तो बात हो रही थी कि जब ये पार्टिकल सर्कल में मूव करता है इसका कंपोनेंट जो डायमीटर के लॉन्ग मूव करेगा दैट विल बी इन सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो अब अगर ये पॉइंट P जो है वो रेफरेंस लाइन पर है तो इसका एंगल 0 बनेगा, इस रेडियस रोटेटिंग रेडियस का एंगल 0 होगा और हम कहेंगे कि फेज इसका 0 है। जैसे जैसे ये पॉइंट P जो है वो रेफरेंस लाइन से मूव करेगा टुवर्ड्स पॉइंट D तो इसका फेज इंक्रीज होते हुए हो जाएगा 0 से लेकर 90 डिग्री। और अब इसकी जो पार्टिकल N है उसकी डायरेक्शन ऑफ मोशन हो जाएगी फ्रॉम O टू D, और फिर जब पार्टिकल P जो है वो D से मूव करते हुए 180 के एंगल तक आएगा तो फिर इसका कंपोनेंट जो डायमीटर के लॉन्ग है यानी पॉइंट N की जो मूवमेंट है वो हो जाएगी D टू A, D टू पॉइंट O। इस तरह जैसे जैसे पार्टिकल सर्कल में मूव करता रहेगा इसका पॉइंट कंपोनेंट जो डायमीटर के लॉन्ग है यानी पॉइंट N जो है वो इसी लाइन के ऊपर ऑसिलेटरी मोशन में होगा, जिसको हम कहेंगे सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो इस तरह ये एंगल थीटा ही है जिसकी वजह से हम इसकी पोजीशन मालूम करते हैं पार्टिकल की और इसकी डायरेक्शन ऑफ मोशन को पॉइंट आउट किया जाता है। The phase determines the state of motion of vibrating point
इफ द बॉडी स्टार्ट इट्स मोशन फ्रॉम मीन पोजीशन, अगर कोई बॉडी मीन पोजीशन स्टार्ट करती है, जैसे रेफरेंस लाइन O1 पर अगर बॉडी है, इट्स फेज एट दिस पॉइंट वुड बी 0 और पाई रेडियन। इसकी जो फेज की एंगल की वैल्यू होगी वो या तो 0 डिग्री होगी, अगर या ये पॉइंट यहां पर मौजूद है तो इसका फिर एंगल 180 डिग्री हो जाएगा, या हम उसको कहेंगे पाई रेडियन। सिमिलरली एट द एक्सट्रीम पोजीशंस, एक्सट्रीम पोजीशन है पॉइंट डी और पॉइंट ई, तो डी पर बच्चों एंगल बनेगा 90 डिग्री, जिसको रेडियन में हम कहेंगे पाई ओवर 2, और इसी तरह पॉइंट ई पर जब पार्टिकल पहुंचेगा तो इसका एंगल बन जाएगा 90 प्लस 90 180, 180 प्लस 90 270 डिग्री, या उसको हम रेडियन में कहेंगे 3 पाई ओवर 2। तो सिमिलरली एट एक्सट्रीम पोजीशन इट्स फेज वुड बी पाई ओवर 2 और 3 पाई ओवर 2 रेडियन। नेक्स्ट फिर है टू स्टार्ट वेर टी इक्वल्स टू 0। टी को 0 वो इंटरवल होता है, वो स्टेज होती है जब पार्टिकल की इनिशियल मोशन कंसीडर की जाती है। तो टी इक्वल्स टू 0 द पोजीशन ऑफ द रोटेटिंग रेडियस OP इज अलोंग O1। अगर हम अज्यूम कर लें कि जब t को 0 है, यानी टाइम इंटरवल स्टार्ट हुआ है, तब पार्टिकल की जो पोजीशन है वो इस लाइन O1 पर है, सो दैट द पॉइंट n इज एट इट्स मीन पोजीशन। तो फिर पॉइंट n जो होगा, जो कि इसी रोटेटिंग रेडियस OP का ही कंपोनेंट है लॉन्ग डायमीटर, तो उसकी फिर जो पोजीशन है वो O पर होगी, और हम दूसरे वर्ड में ये कह सकते हैं कि उसका डिस्प्लेसमेंट 0 हो जाएगा, एंड इट डिस्प्लेसमेंट एट t इक्वल्स टू 0। तो बच्चों ये इसका कंक्लूजन ये है कि अगर पार्टिकल जो है वो स्टार्टिंग लाइन पर है, उसका फेज 0 है, तो उसका कंपोनेंट जो डायमीटर के लॉन्ग है, जो कि पार्टिकल n की मोशन की वजह से उसका डिस्प्लेसमेंट चेंज हो रहा है, तो तब उसका डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा 0। Thus it represents a special case. In general, at t equals 0, the rotating radius OP can make any angle phi with the reference OO1। तो ये एक पर्टिकुलर वेरी स्पेशल केस है कि जैसे ही हमने टाइम स्टार्ट किया तो उस वक्त पार्टिकल जो है वो O1 पोजीशन पर ही हो, अदरवाइज रोटेटिंग पार्टिकल जो है सर्कुलर मोशन में अगर एक पार्टिकल है, तो जब टाइम t को 0 है तो उसका एंगल कोई भी हो सकता है रेफरेंस लाइन के साथ, जिसको हमने एंगल का नाम दिया है एंगल फाई। और ये जब टाइम 0 है तो उसका रेफरेंस लाइन के साथ एंगल फाई है। उसके बाद t टाइम गुजरने के बाद डेफिनेटली उसका एंगल इंक्रीज होगा। तो इन टाइम t, यानी जब टाइम 0 था तो एंगल फाई, और जब टाइम t गुजर गया the radius will rotate by omega t। तो ये जो OP रेडियस है ये फर्दर ओमेगा t एंगल मजीद रोटेट करेगा। Now the radius OP would make an angle। अब इस रोटेटिंग रेडियस का टोटल एंगल बन जाएगा ओमेगा t प्लस फाई। फाई तो वो एंगल था जब टाइम अभी 0 था, ओमेगा t वो एंगल है जो t टाइम में कवर किया है। तो t टाइम के बाद फिर टोटल एंगल बन जाएगा ओमेगा t प्लस फाई with OO1 at the instant t and displacement ON equals to x at instant t would be given है। तो हम ये करेंगे कि इस t टाइम के बाद इस पार्टिकल n का जो डिस्प्लेसमेंट है मीन पोजीशन से, उसकी अब हम वैल्यू फाइंड करेंगे। तो देखिए ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है ONP। इसमें अगर ये एंगल ओमेगा t प्लस फाई है तो इस पॉइंट पर बनने वाला एंगल भी होगा ओमेगा t प्लस फाई। अब देखिए राइट एंगल ट्रायंगल में
ये राइट एंगल ट्रायंगल हम कंसीडर कर रहे हैं ओ एन पी, और इस पी पॉइंट पर जो एंगल है वो हो जाएगा ओमेगा टी प्लस फाई। तो राइट एंगल ट्रायंगल में परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज ये इक्वल होता है साइन थीटा के। तो अब ओ एन परपेंडिकुलर ओवर ओ पी हाइपोटेन्यूज इक्वल टू साइन, और इसका थीटा या एंगल है ओमेगा टी प्लस फाई। अब ओ एन शो करता है इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट एक्स को, और ओ पी जो है वो इसका मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है जो कि सर्कल के रेडियस के इक्वल है, जिसकी वैल्यू को एक्स नॉट लिखा गया है। तो एक्स ओवर एक्स नॉट इक्वल टू साइन ओमेगा टी प्लस फाई। तो हमने x की वैल्यू निकालनी है, ये x नॉट ओवर में है, राइट साइड में जाके मल्टीप्लाई हो गया। इस तरह x यानी इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू आ गई है x इक्वल टू एक्स नॉट साइन ओमेगा टी प्लस फाई। इसी इक्वेशन से अब हम दोबारा अगर इनिशियल फेज फाइंड करना चाहें तो अब इस स्टेट में टोटल एंगल है थीटा इक्वल टू ओमेगा टी प्लस फाई। अगर हमने इनिशियल फेज फाइंड करना है तो t की वैल्यू आप 0 पुट कर लें। तो व्हेन t इक्वल 0, t 0 पुट किया गया है इनिशियल फेज फाइंड करने के लिए। तो व्हेन t इक्वल 0, तो थीटा इक्वल हो जाएगा, यहां अगर 0 पुट करें तो थीटा की वैल्यू आ जाएगी फाई। सो फाई इज द इनिशियल फेज, यानी ये जो टोटल एंगल हमें गिवन था इसमें से हमने इनिशियल फेज की अगर वैल्यू फाइंड करनी है तो आप t की वैल्यू 0 पुट कर लें, तब जो भी एंगल बनेगा वो इनिशियल फेज होगा। इफ वी टेक द इनिशियल फेज एज पाई ओवर 2 और 90 डिग्री, ये भी स्पेशल केस है कि अगर जब हमने टाइम इंटरवल स्टार्ट किया है और उस वक्त उसका जो एंगल है वो 90 डिग्री हो या पाई ओवर 2 हो, यानी ये पार्टिकल जो है वो इस पॉइंट डी पर है जब हमने टाइम स्टार्ट किया है, तो तब उसका इनिशियल एंगल बन चुका था 90 डिग्री, या रेडियन में हम कह दें पाई ओवर 2। तो देखते हैं फिर इसकी इक्वेशन की फॉर्म क्या बनती है। तो देन x इक्वल हो जाएगा एक्स नॉट साइन ओमेगा टी प्लस, अब फाई की वैल्यू आ जाएगी 90 डिग्री। तो नो साइन थीटा प्लस 90 डिग्री इक्वल होता है कॉस थीटा के, इसलिए साइन ओमेगा टी प्लस 90 डिग्री इक्वल आ जाएगा कॉस ओमेगा टी। तो अब इसके एंगल इसके डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू आ जाएगी एक्स नॉट कॉस ओमेगा टी। इसकी डिस्प्लेसमेंट की जो रिलेशन आया है वो x इक्वल टू एक्स नॉट साइन ओमेगा टी प्लस फाई के इक्वल है। इन केस अगर इस पार्टिकल का इनिशियल फेज 90 डिग्री हो तो फिर इसकी इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू आ जाएगी, फार्मूला बनेगा x इक्वल टू एक्स नॉट कॉस ओमेगा टी। तो इसके साथ ही ये लेक्चर कंप्लीट हुआ। जस्ट इसके मेन पॉइंट्स में एक दफा दोबारा रिवाइज कर देता हूं। जो हमने डिस्कस किया है फेज, तो बाय डेफिनेशन द एंगल थीटा इक्वल्स टू ओमेगा टी विच स्पेसिफाई द डिस्प्लेसमेंट as well as direction of motion of the point executing simple harmonic motion is called phase। यानी वो एंगल है जो कि अगर एक बॉडी सिंपल हार्मोनिक मोशन में है तो उसकी डिस्प्लेसमेंट और उसकी डायरेक्शन ऑफ मोशन को मेंशन करने के लिए एंगल यूज किया जाता है जिसको हम कहते हैं फेज। तो इसके लिए हमने ये फिगर कंसीडर की है जिसमें एक पार्टिकल सर्कल में मूव करता है और इसका वो कंपोनेंट जो डायमीटर के अलॉन्ग होगा जिसको पॉइंट n हम कह रहे हैं, तो वो सिंपल हार्मोनिक मोशन में है। इसका मतलब ये हुआ कि इसके रेफरेंस लाइन के साथ जो भी पॉइंट P का एंगल बनेगा, रोटेटिंग रेडियस का जो एंगल बनेगा, वो इसका फेज होगा। तो हमने ये डिस्कस किया था कि अगर एक पार्टिकल जब टाइम इक्वल 0 है
वो पार्टिकल जो O1 पर है तो उसका फेज 0 डिग्री हो जाएगा। इसी तरह ये स्पेशल केस है, अदरवाइज जब हम टाइम स्टार्ट करते हैं तो फेज एंगल की वैल्यू कोई भी हो सकती है। तो हमने फिर डिस्कस किया था कि अगर उसका फेज एंगल की इनिशियल वैल्यू जो है वो फाई है और टी टाइम गुजरने के बाद उसके एंगल में मजीद इंक्रीज हुई है ओमेगा टी, तब टी टाइम के बाद उसका फेज एंगल हो जाएगा ओमेगा टी प्लस फाई। यहां से हमने डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू फाइंड की है। उसके लिए हमने ये राइट एंगल ट्रायंगल कंसीडर की है ONP, और उसमें ये अगर एंगल ओमेगा टी प्लस फाई है तो यहां पर एंगल भी ओमेगा टी प्लस फाई होगा। तो राइट एंगल ट्रायंगल में परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज इक्वल होता है साइन थीटा के, x ओवर x नॉट इक्वल साइन ओमेगा टी प्लस फाई। यहां से इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू आई है x नॉट साइन ओमेगा टी प्लस फाई। इसी इक्वेशन से अगर हम इनिशियल फेज फाइंड करना चाहें तो अभी स्टेज में इसका टोटल फेज है ओमेगा टी प्लस फाई। इनिशियल फेज फाइंड करने के लिए आपने t को 0 पुट कर लेना है, तो देन थीटा इक्वल टू आ जाएगा फाई, दैट इज द इनिशियल फेज। और फिर लास्ट में हमने एक पर्टिकुलर केस, स्पेशल केस डिस्कस किया है कि जी अगर किसी बॉडी का इनिशियल फेज 90 डिग्री हो या पाई ओवर 2 रेडियन हो तो देन उसके इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू क्या होगी। तो x इक्वल टू एक्स नॉट साइन ओमेगा टी प्लस फाई, अब फाई की वैल्यू पुट कर ले 90 डिग्री, और साइन थीटा प्लस 90 डिग्री को होता है कॉस थीटा के। तो साइन ओमेगा टी प्लस फाई को आ जाएगा कॉस ओमेगा टी। इस स्पेशल केस के लिए फिर एंगल उसके डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू आ जाएगी एक्स नॉट कॉस ओमेगा टी। तो बच्चों, प्यारे बच्चों, इसके साथ ही ये लेक्चर कंप्लीट हुआ है। उम्मीद है आपको इस टॉपिक की अच्छी तरह समझ आई होगी। आप इसकी रीडिंग करें और इंशाअल्लाह ताला मुझे उम्मीद है कोई कंफ्यूजन या कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगा। और इसके साथ ही मैं आपसे इजाजत चाहूंगा। अल्लाह हाफिज।